आज है 12 अगस्त 2022 और देख लेते हैं प्रमुख खबरों को। सबसे पहले हम जांच पड़ताल करेंगे पीआईबी वेबसाइट की, पीआईबी के महत्वपूर्ण खबरें। उसके बाद हम चलेंगे द हिंदू की तरफ। पहली खबर आई है पीआईबी की, वर्ल्ड संस्कृत डे 2022 से। संस्कृत भाषा को आप सभी जान रहे हैं, ये केवल हमारी स्कूली शिक्षा तक सीमित हो गई है, कॉलेज शिक्षा तक सीमित हो गई। आम बोलचाल में इस भाषा का बहुत ही कम यूज़ रह गया है, भले ही इसको सभी भाषाओं की जननी बोला जाता। तो संस्कृत भाषा को फिर से पुनर्जीवित किया जा सके, उसका पुनरुद्धार किया जा सके, इसीलिए विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ साथ में विश्व संस्कृत दिवस भी हम मना रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल सावन मास की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले विश्व संस्कृत दिवस को संस्कृत भाषा में विश्व संस्कृत दिनम भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पिछले साल मतलब 2021 में विश्व संस्कृत दिवस को 22 अगस्त को मनाए थे। गैर सरकारी संगठन हैं, मतलब जिनको एनजीओ कहते हैं, संस्कृत भारती द्वारा विश्व संस्कृत दिवस को मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ साथ ही हमारी जो प्राचीन संस्कृत भाषा है, इसके यूज़ को हम बढ़ावा दे सके, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। कई सारे विद्वान ऐसे हैं जो कि संस्कृत के उद्गम को लेकर के एक से मत नहीं रखते हैं। भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है संस्कृत। लगभग 3500 सालों से इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे देश में बोली जा रही है। हिंदू सभ्यता के कई सारे शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पुराण, कथाएं संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। पाणिनि द्वारा संस्कृत के व्याकरण के 8 अध्यायों की रचना के बाद इसे आधिकारिक तौर पर भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। दूसरी तरफ विश्व संस्कृत दिवस को 1969 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। उस टाइम की जो सरकार थी, उसने विश्व संस्कृत दिवस को हिंदू संस्कृति की जड़ की तरह पूरे विश्व में प्रचारित करने के लिए इसको सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी। न्यूज़ में बताया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व संस्कृत दिवस पर भारत के नागरिकों को बधाई दी गई है, ऐसी इसमें न्यूज़ आई थी। सेकेंड नंबर की न्यूज़ आई है, विश्व हाथी दिवस पर हाथी संरक्षणवादियों के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सराहना की गई है। हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे विशाल प्राणी है। हाथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया के हाथियों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है, उनके कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, हर साल 2011 से ही इसकी पहल की गई थी, लेकिन ऑफिशियली 12 अगस्त 2012 को इसको मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 10 सालों से पहले हाथियों की संख्या 10 लाख थी, जो इस समय भारी गिरावट के साथ महज 27,000 रह गई है। हाथियों की घटती संख्या और उनकी मौत भारत के केरल में सबसे ज़्यादा है। हाथी को मारना या नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर आरोपियों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार जानवरों की हत्या पर 3 साल तक की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। 2017 में आखिरी बार हाथियों की गिनती की गई थी। 2017 में हुई हाथियों की गिनती के अनुसार भारत में 30,000 हाथी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होते जा रही है। कई जगह ऐसे जहाँ पर हाथी संरक्षण केंद्र लगाए गए हैं। हाथियों की मौत के मामले केरल में सबसे ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा संचालित इस संरक्षण केंद्र में देश का पहला हाथी स्मारक भी बनाया गया है। यहाँ रेस्क्यू करके लाए गए कुछ हाथियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद संस्था ने उसकी याद में हाथी स्मारक बनवाने का फैसला लिया था। देश के कोने कोने में वन विभाग के साथ वाइल्ड लाइफ SOS पीड़ित और गैर कानूनी रूप से बंधक हाथियों को मुक्त कराने का अभियान चलाया जाता है। हाथियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य यहाँ पर बताए जाते हैं, जैसे कि जन्म के 20 मिनट बाद से ही हाथी का बच्चा खड़ा हो जाता है। दिन भर में ये 150 किलो तक खाना खा लेते हैं।
वज़न की बात करें तो 5,000 किलो तक इनका वज़न हो सकता है। खाने के शौकीन होते हैं, 80 गैलन तक पानी पी सकते हैं और कीचड़ में लौटना पसंद करते हैं। लिक्विड नैनो यूरिया हाल ही में चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था। ये स्वदेशी यूरिया है जिसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए पेश किया गया था। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड आखिर है क्या? इफ़को ये भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है जिसका पूरा स्वामित्व भारतीय सहकारी समिति के पास है। 1967 में केवल 57 सहकारी समिति के साथ इसकी स्थापना की गई थी। मतलब बहुत सारी जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनका एक ये समूह है। आज के टाइम में 36,000 से अधिक भारतीय सहकारी समितियों का एक ग्रुप है। इसमें उर्वरकों के निर्माण, बिक्री संबंधी मुख्य व्यवसाय के साथ साथ सामान्य बीमा से लेकर ग्रामीण दूरसंचार तक बहुत सारे हित की बातें यहाँ पर करी जाती। भारतीय किसानों को पर्यावरण दृष्टिकोण से टिकाऊ, विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट और सेवाओं की समय पर आपूर्ति के माध्यम से समृद्ध होने और उनके कल्याण के लिए कई सारी गतिविधियाँ शुरू करने के लिए उनको सक्षम बनाना है इफ़को का मेन उद्देश्य। लिक्विड नैनो यूरिया क्या है? ये नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार होता है। मतलब बहुत ही छोटे छोटे यूरिया के कण रहते हैं इसमें, ताकि पेड़ पौधे उसको अच्छे से सोख सकें। ये यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व माना जाता है। यूरिया सफ़ेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन खाद रहता है जो आर्टिफिशियली रूप से नाइट्रोजन पौधों को देता है ताकि पौधों का विकास हो सके। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है। ये पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% तक कम कर देगा। नॉर्मली जो दाने दाने वाली यूरिया आज के टाइम में इस्तेमाल में लाई जा रही है, अब उसकी जगह में जहाँ किसान 100 किलो डाल रहा था खेत में, अब वो 100 की जगह 50 किलो ही खाद डालेगा इस नैनो लिक्विड यूरिया की मदद से। निर्माण की बात करें, जैसे कि यहाँ एक बात बताई गई है, इसकी 500 ml की बोतल में 4000 मिलीग्राम नाइट्रोजन होता है, लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बोरी के बराबर पोषक तत्व प्रदान करता है। आप सोच सकते हैं आधा लीटर की बाटल में एक बोरी के बराबर माल भरा हुआ है, तो आप बोरी क्यों खरीदेंगे? आप लिक्विड नैनो यूरिया खरीदो ना और अपने खेतों में डालो। कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है? तो भारत में ही स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर कृषि के हिसाब से इसका विकास किया गया है। भारत आज के टाइम में यूरिया बाहर से इंपोर्ट करता है। पुराना जो यूरिया सिस्टम चलता था, पारंपरिक यूरिया की दक्षता 25% थी। इसकी जो दक्षता है वो 85 से 90% तक हो सकती है। परंपरागत यूरिया फसलों पर वांछित प्रभाव डालने में विफल रही है। जैसा हम चाहते हैं उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसमें नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है, गैस रूप में नष्ट हो जाती है। सिंचाई के दौरान भी बहुत सारा नाइट्रोजन पानी के साथ में बह जाता है, इसलिए रिजल्ट अच्छा हमको नहीं मिलता है। ये जो लिक्विड वाली नैनो यूरिया है, इसको आप पत्ती में छिड़केंगे और पौधे इसको सूख लेते हैं। नैनो रूप में उर्वरक फसलों को पोषक तत्वों की लक्षित आपूर्ति देता है, क्योंकि वे पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा अवशेषित हो जाते हैं। पत्तियों में छेद रहते हैं, छेद से ही ये यूरिया पौधे सोख लेते हैं। एक लिक्विड नैनो यूरिया आधा लीटर की बोतल है जिसकी कीमत है 240 रुपये। ठीक है, इसके विपरीत एक किसान भारित सब्सिडी वाले यूरिया के 50 किलो की एक बोरी के लिए लगभग 300 रुपये का भुगतान वो करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये किसानों को सस्ता भी पड़ने वाला है। न्यूज़ देख लें, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 2022-23 के लिए नैनो यूरिया के प्रोडक्शन और उसकी सेल की जो प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करी है।
1 अगस्त 2021 से लगभग 10 अगस्त 2022 के बीच में 3.27 करोड़ नैनो यूरिया की बोतल हम बेच चुके हैं। नैनो यूरिया की मौजूदा उत्पादन कैपेसिटी 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन है और बेच चुके हैं कितने, 3 करोड़ बोतल लगभग। 22-23 में 27 लाख मीट्रिक टन पारंपरिक यूरिया के बराबर नैनो यूरिया की 6 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया जाएगा और किसानों को बेचेंगे, ऐसा मनसुख मंडाविया का कहना है। फॉरेन वाले पेज में चलते हैं और देख लेते हैं चाइना और नेपाल के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। इसमें बताया गया है चाइना की तरफ से 118 मिलियन डॉलर की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी नेपाल को। ठीक है, चाइना ने वादा किया है कि वो 118 मिलियन डॉलर की सहायता प्रोवाइड करेगा नेपाल को। इसके साथ साथ में कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, ट्रेड कंसेशन मतलब ट्रेड में उसको कुछ रियायत दी जाएगी। टू स्पीड अप वर्क ऑन द स्टार्ड BRI प्रोजेक्ट। ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि उसका जो रुका हुआ BRI का प्रोजेक्ट है, काम काज है, वो जल्दी से चालू हो सके। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने अनाउंस किया था कंसेशन, किसके लिए, नेपाल के लिए। दोनों की जब मीटिंग हुई थी नेपाली काउंटर पार्ट नारायण खदका के साथ में ईस्टर्न चाइनीज सिटी किंगडाओ ऑन वेडनेसडे। चाइना का जो किंगडाओ है, यहाँ पर इनकी दोनों की मीटिंग होती है। ये जो खदका है, ये इनकी पहली विजिट थी चाइना की। कब से, जब से शेर बहादुर देउबा ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली है नेपाल के और रिप्लेस कर दिया था प्रो बीजिंग KP शर्मा ओली को पिछले साल ही। देउबा के शासनकाल में काठमांडू काफ़ी बैलेंस बना के रखा है फॉरेन पॉलिसी में, फर्मिंग अप टाइज विद इंडिया एंड विद द US। इसके अंतर्गत इंडिया के साथ में उन्होंने रिश्ते मजबूत करे हैं, साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश किया है। थोड़ी सी यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया है क्योंकि जो KP ओली थे वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइनीज़ थे, चाइना के साथ ज़्यादा संबंधों को वो अपना बढ़ाना चाहते थे। हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। चाइना ने अपनी चिंता जाहिर करी थी कि नेपाल का जो पार्लियामेंट था उसने रेटिफिकेशन किया था, मतलब समर्थन दिया था कॉन्टेंटियस US फंडेड 500 मिलियन डॉलर विवादास्पद जो US द्वारा फंड दिया जा रहा था 500 मिलियन डॉलर का मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कॉम्पैक्ट के माध्यम से। फिर क्या है, जो नेपाली पॉलिटिकल पार्टी थी ना, यहाँ पर भी इस बात को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था। वांग का कहना है चाइना फंड प्रोवाइड करेगा द फीजिबिलिटी स्टडी, मतलब कि ये जो काम है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका अध्ययन करेगा। नेपाल चाइना क्रॉस बॉर्डर रेलवे ये जाएगी तिब्बत से होते हुए, यदि ये सही है, काम आ सकता है, हो सकता है, तो इसमें फंड प्रोवाइड की जाएगी चाइना के द्वारा। ओवर विच एक्सपर्ट हैव राइज्ड कंसर्न, लेकिन एक्सपर्ट लोगों ने इसके ऊपर कंसर्न जाहिर करा था क्योंकि ये डैमेज करेगी फ्रेगाइल इकोसिस्टम का। चाइना ऑफर करेगा जीरो टैरिफ ट्रीटमेंट फॉर 98% ऑफ द एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम नेपाल, मतलब कि यदि नेपाल अपने देश से माल चाइना भेजता है तो उसमें जीरो टैरिफ चाइना लगाएगा। ये 1 सितंबर से ही लागू हो जाएगा, ऐसा चाइना का कहना है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन का ऐसा कहना है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लंगिया वायरस से रिलेटेड। दर्जनों लोग चाइना में इन्फेक्टेड हुए इस वायरस के कारण से। ठीक है, ये पाया गया है श्रियू में। श्रियू का मतलब होता है छछूंदर, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं मिला है किस बात का, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मतलब कि छछूंदर में ये वायरस तो पाया गया है, साथ ही साथ में लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का किसी प्रकार का यहाँ पर सबूत नहीं मिला है। दर्जनों लोग चाइना के
बीमार पड़े हैं एक नए वायरस से जो कि पाया गया था कहाँ पर, छछूंदर। एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, लेकिन यहाँ पर सो फार नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इंसानों से इंसानों में फैला है इसका अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। जो इन्फेक्शंस हुए थे वो चाइना के ईस्ट वाले हिस्से में शेडोंग और जो सेंट्रल हेनान प्रोविंस है यहाँ पर देखे गए हैं। लगभग यहाँ पर 35 लोग इससे प्रभावित हुए हैं, ऐसा कहना है अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। एक पत्रिका है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इसी महीने में ये रिपोर्टिंग की गई है। वायरस जिसको हम कहते हैं लंगिया हैनिपाविरस, जिसको लेवी कहा जाता है। पेशेंट रिपोर्टेड सिम्टम्स उसमें इंक्लूड है बुखार आना, थकान, कफ आना, इसके साथ साथ में जी मिचलाना और हेडेक जैसे नोजी, नोजी का मतलब होता है जी मिचलाना, हेडेक जैसे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ कुछ लोगों में डेवलप हुए हैं ब्लड सेल एबनॉर्मलिटीज़, इसके साथ साथ में इम्पायर्ड लीवर एंड किडनी फंक्शन, उनका लीवर और किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, ऐसे भी लक्षण सामने आए हैं। रिसर्च की फाइंडिंग से ये सजेस्ट होता है कि श्रियूज मे बी ए नेचुरल रिजर्वायर फॉर द पैथोजन, इस रोगाणु के लिए, इस वायरस के लिए श्रियू जो है एक नेचुरल होस्ट है, नेचुरल उनका ये घर है। देयर वाज नो क्लोज कॉन्टैक्ट और कॉमन एक्सपोजर हिस्ट्री अमंग द पेशेंट विच सजेस्ट दैट इन्फेक्शन इन ह्यूमन पॉपुलेशन में बी स्पोरियोडिक। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसको आप देख लीजिए, जिसमें बताया गया है यूथ एम्प्लॉयमेंट, युवा लोगों में जो बेरोजगारी है वो तेज़ी के साथ में बढ़ रही है और जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो भारत में तेज़ी के साथ में डिक्लाइन हो रहे हैं, ऐसा ILO की रिपोर्ट कह रही है। कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा यूथ को प्रभावित किया है देन एनी अदर एज ग्रुप, युवा लोग किसी दूसरी एज ग्रुप में से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है। इंडिया एक्सपीरियंस्ड सीवियर वर्किंग हावर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉसेस, सबसे ज़्यादा वर्किंग हावर्स का लॉस हुआ है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है इंडिया में 2020 और 21 के बीच में। भारतीय युवा इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट डिटीरियोटेड इन 2021 कंपेयर्ड विद 2020 सिचुएशन। ठीक है, 2020 की सिचुएशन से 2021 को यदि हम देखें तो काफ़ी बिगड़ी हुई सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022। ये रिपोर्ट का नाम है, जिसको रिलीज़ किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने थर्सडे के दिन। इसमें ये बात यहाँ पर सामने निकल कर के आई है। वहीं यदि हम रिकवरी को देखें, यूथ एम्प्लॉयमेंट वो भी काफ़ी एकदम लैगिंग वाली चल रही है, हिलती डुलती कंडीशन में है ग्लोबली। रिपोर्ट का कहना है कन्फर्मिंग दैट कोरोना हैज़ हर्ट यंग पीपुल मोर देन एनी अदर एज ग्रुप। बच्चे हों, बूढ़े हों, मीडियम एज वाले लोग हों, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा लोग प्रभावित हुए हैं कोरोना के चलते चलते। इस रिपोर्ट में बताया गया है ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 15 से लेकर के 24 के बीच में है, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किए हैं। यंगस्टर लोग इस एज ग्रुप के एक्सपीरियंस करे हैं मच हायर परसेंटेज लॉस इन एम्प्लॉयमेंट। परसेंटेज के रूप में यदि आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इनको लॉस हुआ है देन एडल्ट्स सिंस अर्ली 2020। एडल्ट्स की तुलना आप कर लीजिए 2020 के साल में या फिर उससे पहले, तो इस साल 2021 का जो साल रहा है उसकी तुलना करी गई है, काफ़ी लॉस हुआ है। टोटल ग्लोबल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इज एस्टिमेटेड 73 मिलियन इन 2022। टोटल बेरोजगारों की संख्या पूरे विश्व भर में 73 मिलियन थी 2022 में। ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 2021 75 मिलियन 2021 में
और 2022 में यदि आप देखोगे तो 73 मिलियन, थोड़ा सा ही राहत मिला है। लेकिन 6 मिलियन आज भी ऐसे हैं जो कि जो प्री पेंडेमिक का लेवल हुआ करता था 2019 का, वो उस कंडीशन में रह रहे हैं। इन इंडिया द रिपोर्ट said survey is conducted by the Center for Monitoring the Indian Economy, जिसमें ये ऐसा कहा गया है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन हुआ है 0.9% ओवर द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2021 रिलेटिव टू इट्स वैल्यू इन 2020, जबकि ये इंक्रीज हो गया था 2% पॉइंट फॉर एडल्ट ओवर द सेम टाइम पीरियड। इंडिया का डाटा कुछ और यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर यह बात की चेतावनी दी जाती है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यंग पीपुल का एशिया और पैसिफिक रीजन में, वो उसका प्रोजेक्शन लगाया गया है कि ये पहुँच सकता है 14.9% 2022 में। द सेम टाइम ग्लोबल एवरेज although there are important divergence between सब रीजन्स एंड कंट्रीज। इसके अलावा जो एवरेज बेरोजगारी की दर है वो भी काफ़ी प्रभावित करने वाली है। इस रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि स्कूल का बंद होना 18 महीना एंड अमंग 20 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो बच्चों को स्कूली शिक्षा का भी यहाँ डाटा प्रस्तुत किया गया है। बताया जा रहा है केवल 8% इनमें से बच्चे ऐसे हैं रूरल एरिया के और 23% बच्चे हैं शहरी एरिया के जो कि एक्सेस कर पाए हैं ऑनलाइन एजुकेशन को। बाकी गांव के जो बच्चे हैं नेटवर्क अच्छा नहीं रहना, मोबाइल फ़ोन की कमी, रिचार्ज नहीं करवा सकना, ठीक है, जैसी सुविधाओं के चलते चलते वो ऑनलाइन एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। कुल मिलाकर के अनइक्वल एक्सेस रही है ऑनलाइन रिसोर्सेज की गरीब देशों में, विकासशील देशों में। चिल्ड्रन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज में विच आर द लार्ज मेजॉरिटी हैड ऑलमोस्ट नो एक्सेस टू एजुकेशन, लगभग नहीं के बराबर शिक्षा को ये लोग एक्सेस कर पाए हैं। इंडिया की बात करें 92% ऑफ चिल्ड्रन ऑन एवरेज लॉस्ट एटलीस्ट वन फाउंडेशनल एबिलिटी इन लैंग्वेज। 92% बच्चों को क्या हुआ है, एवरेज लॉस्ट हुआ है एटलीस्ट वन फाउंडेशनल एबिलिटी इन लैंग्वेज। साथ साथ में 82% लॉस्ट हुआ है एटलीस्ट वन फाउंडेशनल एबिलिटी इन मैथमेटिक्स। मतलब लैंग्वेज की बात करें तो एक भाषा में उसको 90% तक नुकसान हुआ है और मैथमेटिक्स में उनको 82% तक नुकसान हुआ है। यहाँ पर एप्रिसिएशन किया गया है मनरेगा का, सराहना की गई है। इट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग पेड एम्प्लॉयमेंट particularly for women, but also in carbon sequestration because of acts focus on natural resources such as land, water, trees, which provide adaptation benefits. अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मणिपुर से रिलेटेड। मणिपुर की गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ को क्या हिदायत दी गई यहाँ पर बताया जाता। मणिपुर की गवर्नमेंट ने कहा है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप जो है सोशल मीडिया ग्रुप्स को छोड़ दीजिए, लीव सोशल मीडिया ग्रुप्स दैट आर फर्दरिंग सेपरेटिस्ट, जो कि सेपरेटिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटी नेशनल हैं, कम्युनल एंड डिविजिव एजेंडा है जिनका, बाय 6 PM ऑफ 12 अगस्त 12 अगस्त शाम 6 बजे तक इस प्रकार के ग्रुप से आप एग्जिस्ट हो जाइए। एक ऑफिस का मेमोरेंडम था 10 अगस्त का। स्पेशल सेक्रेटरी होम एच ज्ञान प्रकाश ने वार्निंग दी थी, एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा दोज फाउंड नॉट अबाइडिंग बाय द डायरेक्शन। द मेमोरेंडम वाज इश्यूड अराउंड द टाइम ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर टेम्पररली सस्पेंडेड इट्स indefinite economic
ब्लॉकेड ऑन नेशनल हाईवेज इन द स्टेट। कई प्रकार के यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर समूह के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि इनमें हमारे सरकारी कर्मचारी भाग न ले सकें। द ऑर्गेनाइजेशन हैड इन्फोर्स्ड द ब्लॉकेड डिमांडिंग द टेबलिंग ऑफ मणिपुर हिल्स एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मांग कर रहा है कि आप इस पार्टिकुलर बिल को अमेंडमेंट करिए, टेबल में रखिए। 2021 में जो आया था, इन द 60 मेंबर असेंबली टू इंश्योर द हिल एरियाज गेट ग्रेटर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये बिल कह रहा है कि जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर ज़्यादा पैसा दिया जाए, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए, इस प्रकार का इस बिल में उल्लेख किया गया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ बिल से संबंधित। जयराम रमेश इसके प्रोविज़न का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लोकसभा ने वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल को पास किया था। जयराम रमेश चेयरमैन है जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कमेटी के। इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है इसके प्रोविजंस को लेकर के। ये जो अप्रूव्ड वाला बिल है ये अलाउ करता है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ए रिलीजियस और एनी अदर पर्पस ऑफ कैप्चर्ड एलिफेंट ए डेविएशन। एलिफेंट का आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक रिलीजियस उद्देश्य को लेकर के या फिर एनी पर्पस को लेकर के। मिस्टर रमेश ने ऐसा आरोप लगाया है। फ्रॉम द कमिटीज रिकमेंडेशन दैट दे बी अलाउड ओनली फॉर टेम्पल एलिफेंट्स रिलीजियस पर्पस। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है जो टेम्पल एलिफेंट्स हैं रिलीजियस पर्पस के हिसाब से ही केवल इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी वाज क्लियर दैट एक्सेप्शन शुड बी मेड ओनली फॉर कैप्टिव एलिफेंट। छूट जो दी गई है वो कैप्टिव एलिफेंट के लिए दी गई है, आउंड बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि इसका मालिकाना हक रख रहे हैं। लेकिन यू हैव एक्सपांडेड द एम्बिट ऑफ एक्सपांसन इन वेरी ओपन एंडेड एंड लूज मैनर। लेकिन आपने इस एरिया को बढ़ा दिया है और काफ़ी लूज मैनर में ये काम आप कर रहे हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। एक्सप्लेनर वाले पेज में बताया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 से संबंधित बातों को। इस विधेयक के अंतर्गत अपराधी की हर किस्म की जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। 75 साल तक बायोलॉजिकल डाटा को सुरक्षित गवर्नमेंट रखने की तैयारी में। ये बिल गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के निजी बायोलॉजिकल डाटा इकट्ठे करने की छूट दे रहा है सरकार को। इसमें अंगुली, पैरों, हथेलियों के निशान, रेटिना का स्कैन, भौतिक जैविक नमूने और उनके विश्लेषण, उनके सिग्नेचर, लिखावट और अन्य तरह का डाटा इकट्ठा करने की गवर्नमेंट को छूट दे रहा है। पहले क्या थे नियम? आपराधिक प्रक्रिया पहचान कानून 2020 का एक नियम चलता था। हस्ताक्षर, लेखनी, आँखों का स्कैन, जैविक नमूने लेने की इजाज़त थी। हिरासत में रखे गए लोगों के लिए भी ये लागू होता था। अब क्या क्या बदला जाएगा? कैदी की पहचान अधिनियम 1920 को चेंज करने के चक्कर में है गवर्नमेंट। सिर्फ फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट लेने की इजाज़त सिर्फ सजायाफ्ता दोषी कैदियों के लिए ये नियम कानून है। सरकार ने लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया था। इस बिल को कानूनी रूप लेने के बाद पुलिस के पास गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित सभी तरह की सूचना से लेकर के रेटिना, आँखों की रेटिना, पैरों के फुटप्रिंट जुटा सकती है, ब्रेन मैपिंग कर सकती है, ये सारे अधिकार उसको दे दिए गए हैं। विपक्ष इसको हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका उल्लंघन कह रही है। आगे बताया जा रहा है यदि ये बिल पास हो जाता है दोनों जगह से और कानून बन जाता है तो एक रूल्स चलता था 1920 का, उसकी जगह ये ले लेगा। मौजूदा कानून केवल ऐसे कैदियों की सीमित जानकारी इकट्ठा करने की बात कहता है या
जो व्यक्ति दोषी करार हो चुके हैं या फिर सजा काट रहे हैं। इसमें भी केवल उंगलियों के निशान और पदचिन्ह ही लिया जा सकता है। नया कानून किन लोगों पर लागू होने वाला है? 3 तरह के लोगों के ऊपर इसको हम लागू कर सकते हैं। पहला, ऐसे लोग जिन्हें किसी भी अपराध में सजा मिली है। दूसरा, गिरफ्तार लोग जिन पर किसी भी कानून के अंतर्गत सजा के प्रावधान धाराएं लग गई हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग जिन पर सीआरपीसी की धारा 117 के अंतर्गत शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है, उन पर भी ये कानून लागू होगा। तो सबसे तीसरे नंबर का जो प्रावधान है ना, ये बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शांति बनाए रखने का मतलब ये है, यदि कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है किसी नियम कानून का, और उसके अंतर्गत यदि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तो आपका डाटा भी सरकार के पास रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि काफ़ी गलत माना जाता है। क्या कोई सैंपल देने से मना कर सकता है? बिल के मुताबिक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध का मामला छोड़ दीजिए, जिन मामलों में 7 साल से कम की सज़ा हुई है, उनके आरोपी अपने बायोलॉजिकल सैंपल देने से मना कर सकते हैं। इस विधेयक में कहा गया है, मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश को छोड़ करके आरोपी बिना ट्रायल के रिहा होने या फिर दोषमुक्त होने पर उसका डाटा भी नष्ट किया जा सकता है। डाटा कैसे कलेक्ट करोगे? डाटा रहेगा एनसीआरबी के पास में। एनसीआरबी ये रिकॉर्ड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या किसी दूसरी कानूनी एजेंसी से इकट्ठा करेगी। एनसीआरबी के पास इस डाटा को संग्रहित करने, उसको सुरक्षित करने, उसको नष्ट करने की पावर है। इसको 75 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा, इसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि सज़ा पूरी होने या कोर्ट से बरी होने की स्थिति में डेटा को पहले भी ख़त्म किया जा सकता है। 75 साल तक रखने से क्या फ़ायदा इसमें होने वाला है? गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का कहना है, मौजूदा कानून 102 साल पुराना है। बीते 100 साल में अपराध की प्रकृति में भारी बदलाव आ गया है, इसलिए कानून में भी हम बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव से अपराधियों के शारीरिक मापदंड का रिकॉर्ड रखने के लिए आधुनिक टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। पूरी दुनिया ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कानून में अहम बदलाव किए हैं, इसलिए भारत भी ऐसा करने जा रहा है। यदि ये कानून हो जाता है तैयार, तो एक ही अपराधी द्वारा बार बार अपराध किए जाने पर सबूत नहीं होने की समस्या खत्म हो जाएगी। पुलिस के पास सभी अपराधियों का हर तरह का डाटा रहेगा। इससे जांच करने और सबूत इकट्ठा करने में बहुत आसानी मिलने वाली है। फ्रंट पेज पर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के रिलेशन को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इंडिया हमेशा से ही इंटरनेशनल जो फोरम है उसमें आतंकवाद का मुद्दा उठाते रहता है, और चाइना हमेशा से कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान का साथ दे, और जो भी प्रावधान, जो भी नियम कानून भारत चाहता है आतंकवाद से निपटने के लिए, उस पर अड़ंगा चाइना की तरफ से डाला जाता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैसे मोहम्मद का जो डिप्टी चीफ था, उसको लेकर के भारत की तरफ से कुछ प्रावधान करने की बात कही गई थी। तो बीजिंग ने क्या काम कर दिया है, चाइना ने, इंडिया और यूएस की तरफ से एक बात कही गई थी कि असगर को एज ए यूएनएससी डेसिग्नेट टेररिस्ट की लिस्ट में आप डाल दीजिए। चाइना ने उस पर वीटो लगा दिया और ये काम फिर रुक गया। राउफ असगर के बारे में ये न्यूज़ आई है। ये भाई था जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का। प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड द IC 814 हाईजैकिंग टू फ्री अजहर एंड 2 अदर टेररिस्ट इन 1999। 1999 में एक प्लेन की हाईजैकिंग करी गई थी ताकि अजहर को फ्री कराया जा सके, और इसके साथ साथ में जो टेररिस्ट है उनको भी फ्री कराया जाए। ठीक है, पार्लियामेंट अटैक के लिए भी इसको वांटेड की श्रेणी में रखा गया है। टेरर स्ट्राइक किया था इसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पुलवामा में। इसके साथ साथ में वांटेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कैंप्स को ऑर्गेनाइज कराता है, फंड इकट्ठा कराता है, ये इकट्ठा करता है, कोऑर्डिनेट करता है लश्कर तैयबा के साथ में एंटी इंडिया अटैक में। इसको अरेस्ट किया गया था पाकिस्तान में 2019 में एज ए पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन टेरर एंड कन्विक्टेड फॉर टेरर फाइनेंस, और इसके ऊपर सज़ा भी सुनवाई गई थी।
यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है टेररिज्म को लेकर के, ठीक है। पुट इनिशियल होल्ड्स ऑन लिस्टिंग ऑफ हाफिज सैयद एंड जाकी उर रहमान लखवी बिफोर फाइनली रिलेंटिंग ओवर द पास्ट डिकेड। ये एक दो नाम यहाँ बताए गए हैं, इसके ऊपर भी इसका क्या स्टैंड रहा है। इसने ब्लॉक करा था मसूद अजहर की लिस्टिंग को 2008 से 10 के बीच में एंड 2016 से 19 के बीच में बिफोर विथ ड्रॉइंग ऑब्जेक्शन आफ्टर पुलवामा अटैक इन 2019।